चेक. ओके, थोड़ी सी आवाज क्लासरूम की बढ़ा देना. Okay. So very good afternoon to all my dear friends. क्या जोश है आज? अच्छा, कल की चाय का आज असर हो रहेगा. अच्छा, आज आनंद सर ने बुलाएगा. ओके ओके ओके. अभी कल हर्षद सर का नंबर. ऐसा है क्या? फिर तो नाश्ता लेना पड़ेगा उनसे. चलो. Good afternoon to all my virtual students also. Hello everyone. Good afternoon Yash, Bhavik, Palak, Shivam, Saksham, Vaishnavi. Hello. Okay. अच्छा, आप लोग मुझे बताइए क्या हुआ? ठीक है, ओके. अभी और कुछ नहीं हो सकता. चलो, अभी आपने आपको एडजस्ट कर लो. व्हाट पिच पिच? नो पिच पिच. हाँ बेटा, और कुछ? अभी एसी लगा देती हूँ, आपको पंखा देती हूँ, शॉपिंग करने चलते हैं. उठो खुद और जो कर रहा है करो. फैन चालू करना है करो, बंद करना है करो. आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे बोल रहे हो? मतलब थोड़ी तो इज्जत रखो यार मेरी. ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, थोड़ी बहुत यार. पूरा इंडिया देख रहा है मुझे. आ जाइए. चलो. सॉरी बोलो. चलो आ जाइए. आप पर्सनल असिस्टेंट हो क्या मेरे? चलो. अच्छा, एक बात बताइए मुझे. कल हमने कंपनीज के फीचर्स को देखना शुरू किया था. ओके, नाउ वर्चुअल स्टूडेंट्स, आपको भी ध्यान देना है. हमने कुछ फीचर्स इनफैक्ट कल देखे भी थे. सारे कंप्लीट नहीं हुए थे, बट कुछ कुछ फीचर्स की शुरुआत ऑलरेडी हमारी कल हो चुकी थी. क्या आप लोग वो फीचर्स मुझे बता सकते हो जो कल हमने क्लास में डिस्कस किए थे? बोलो. सबसे पहला फीचर जो हमने देखा था दैट वाज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ. मैंने एग्जांपल बताया था वर्मा जी और शर्मा जी का. मैंने आपको बताया था अगर वर्मा जी चाहे क्या अपने शेयर शर्मा जी को बेच सकते हैं. So basically this business is not like a sole proprietorship. आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर वर्मा जी बिजनेस करते होते एज ए सोल प्रोप्राइटर, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लीव द पोजीशन एंड ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स. बट क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप हैज गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, even though the members are changing, the company is not going to have an impact on it because the management is intact. और मैनेजर्स ही वो लोग हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो कल हमने किया था दैट वाज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. उसके साथ साथ और क्या क्या था? बोलो. कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम कहते हैं एज शेयर कैपिटल. व्हाई डू वी कॉल इट शेयर कैपिटल? बिकॉज दिस कैपिटल इज नॉट ओन्ड बाय वन पर्सन, इट इज ओन्ड बाय मेनी पर्सन्स. कम से कम 2 हो सकते हैं, कम से कम 7 हो सकते हैं, एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. सो दैट इज व्हाई वी से दिस कैपिटल इज shared capital because it is held by various persons together. Okay. और तीसरा पॉइंट क्या क्या था? एक शेयर कैपिटल था.
ये तो हमने फाउंडेशन में भी किया था. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल इन द सेंस इट इज नॉट क्रिएटेड नेचुरली, इट इज मैन मेड. हमने कानून बनाया है और इसी कानून के तहत कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ है. कंपनी आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? सो बेसिकली इट हैज एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ. एंड वी हैड डन वन मोर पॉइंट एंड दैट वाज कॉमन सील. अच्छा, और परपेचुअल सक्सेशन भी हो गया. वाह. परपेचुअल, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल? वेरी गुड किंजल, क्या बात है. किंजल एंड संभव, थैंक यू सो मच. परपेचुअल का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस. एंड सक्सेशन का वेरी गुड. कितने होशियार बच्चे हो आप लोग. So basically a company form of organization has a perpetual existence. Members आएंगे, members but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक. कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. ओके, चलो एक एक्सट्रीम केस में आपके साथ डिस्कस करती हूं. आपको मुझे इस सवाल का जवाब देना है. कल हमने डिस्कशन अधूरा ही छोड़ा था. सी फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड में कितने मेंबर्स लगते हैं? कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 200. तो एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें 5 मेंबर्स थे. आपको समझता है ना, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स. और हमारे मैनेजर्स, उनको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, तो एक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें 5 मेंबर्स थे. ऐसा ही सुहाना मौसम था तो उन्होंने सोचा क्यों ना चलो महाबलेश्वर चले जाए हिल स्टेशन पे कुछ वीकेंड के लिए. सो दे वेंट टू महाबलेश्वर इन अ कार. अनफॉर्चुनेटली दिस कार मेट विथ एन एक्सीडेंट और सारे के सारे लोग शांत हो गए. क्या कंपनी भी डिसॉल्व करनी पड़ेगी? नहीं, पांचों मेंबर्स की डेथ हो गई तो भी कंपनी डिसॉल्व नहीं करनी पड़ेगी. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप बताओ, डिसॉल्व करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी. क्यों नहीं? आप बताओ मुझे. व्हाई नो? दो चीजें हैं. एक, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ. इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, हमने एक केस लॉ भी देखा था, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. सो बेसिकली कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ and members are separate persons in the eyes of law. Death कंपनी की नहीं हुई है, डेथ मेंबर्स की हुई है. तो अब मेंबर्स की डेथ हो गई, बट व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ मेंबर्स की मिनिमम लिमिट? क्योंकि कंपनीज एक्ट तो कहती है हर एक प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होना जरूरी है और यहां पे तो पांचों मेंबर्स की डेथ हो गई. तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. एक्ट क्या कहती है? इन केस ऑफ द डेथ ऑफ अ मेंबर, डेथ के केस में शेयर्स गेट ट्रांसमिटेड. ट्रांसफर नहीं बोलोगे, ट्रांसफर इज वॉलेंट्री. ट्रांसफर में क्या होता है? मैं शेयर्स बेचती हूं, आप शेयर्स खरीदते हो, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर. यहां पे ट्रांसफर हुआ है क्या? नहीं. यहां पे डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी. सुन लो, अभी आप इंटर में आ गए हो, अभी आप ट्रांसफर वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी. कौन सी 3 चीजें बोले तो? डेथ, इंसॉल्वेंसी. ये तीनों भी केसेस में ट्रांसमिशन होता है. क्या होता है? ट्रांसमिशन. ट्रांसफर का है क्या? कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? ट्रांसमिशन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन के केस में ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ शेयर्स गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. वापस से, ट्रांसमिशन इज अ केस वेर इन ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो दिस इज नॉट हैपनिंग वॉलेंट्रीली, दिस इज हैपनिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. शेयर्स गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जैसे डेथ के केस में शेयर्स विल गेट ट्रांसफर टू द नॉमिनी. हो सकता है किसी मेंबर ने नॉमिनेशन नहीं किया है, शेयर्स विल गेट ट्रांसमिटेड टू द लीगल हेड. तो जैसे कि से एग्जाम्पल, पापा की डेथ हो गई, शेयर्स बेटे के हो जाएंगे. ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जिस दिन पापा की डेथ हो जाती है, ऑटोमेटिक
automatically. This is by operation of law. What will happen? The shares will get transmitted, not transferred. The shares will get transmitted in the name of the legal heir, that is maybe his son. Getting this or no? तो कंपनी memberless नहीं होने वाली है. Company will always have certain person to be the member of that particular company. तो इस केस में भी वही होने वाला है. Though all the 5 members have died, the company need not dissolve itself. Why? 2 reasons इसके. 1, कंपनी अलग, मेंबर अलग. जो हम देखने वाले हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, अभी तक हमने फीचर्स में देखा नहीं है. आपने हल्की सी झलक फाउंडेशन में की थी, उसी को हमने डिस्कस किया है. डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. और सेकेंड चीज है, अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. Its existence is not dependent upon the existence of its members. Its existence is not even dependent upon the existence of its directors. It is an entity that is created by law and can only be dissolved by law. और फिर आप conclusion दोगे, because of the reasons stated above, we may conclude that the company need not dissolve itself. Okay, तो perpetual succession भी हो गया था. और क्या बोल रहे थे आप? Common seal भी हुआ है ना? इनफैक्ट कल तो मैंने आपको कॉमन सील का एक इमेज भी बताया था, है ना? कॉमन सील आज के जमाने में आप लोग बोलोगे मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर हमारे पास कॉमन सील है, क्या बात है. अगर ना भी है तो भी क्या चलेगा? यस, द डायरेक्टर्स विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. और जब ये लोग साइन करेंगे, माना जाएगा जैसे कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना कंसेंट दिया है. तो ये सारी चीजें हमारी कल हो चुकी थी. अब कुछ 3 ही पॉइंट्स बचे हुए हैं जो हम लोग फीचर्स के पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. सबसे पहली बात, इस सवाल का जवाब आप लोग देने वाले, मैं नहीं देने वाली हूं. आपने ये फाउंडेशन में भी किया है. You have to give me the answer, both my face to face as well as my virtual students. Liability किसकी लिमिटेड है, कंपनी की या उसके मेंबर्स की? कंपनी या मेंबर्स की? कंपनी या मेंबर्स की? Anyone who is saying company? How many of you are saying members? ये लाइट्स क्यों बंद रखी हुई है बेटा? और बाकी के बच्चे क्या बोल रहे? कंपनी भी नहीं, मेंबर्स भी नहीं. None of the above. So what is the answer? Directors? All of the above. How can that be? Everyone has to participate in the discussion. Okay, let me check what my virtual students are saying. Majority बच्चे members कह रहे हैं. कुछ एक ही बच्चे ने शायद से कंपनी बोला है, बाकी सब लोगों ने members ही कहा है. 2 ही बच्चे, गुंजन और कोमल, जिसने कंपनी कहा है, बाकी सब ने members ही कहा है. हाँ, बोलो ना बाकी के बच्चे, मेरे को सभी का जवाब चाहिए. इट इज द लायबिलिटी ऑफ द, यस, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. इनफैक्ट हमने फाउंडेशन में क्लासिफिकेशन भी किया था रे. मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड शेयर कैपिटल. अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी अमाउंट. और अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड. बट दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. अनलिमिटेड कंपनी के केस में, दैट टू इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज. सो it is the liability of the members that is limited. याद रखना कोमल and गुंजन, I hope the thing is clear to you. It is the liability of the members that is limited. तो कल जाके अगर से फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्फोसिस का शेयर खरीदा है and this share is fully paid up share. एग्जाम्पल पर्पस से इन्फोसिस की फेस वैल्यू पर शेयर की ₹10 है. एग्जाम्पल पर्पस. ओके, अगर मैंने ये फेस वैल्यू की तरफ पूरे के पूरे ₹10 दे दिए है, माई लाइबिलिटी हैज एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश्ड मतलब क्या होता है? खत्म हो गए. नाउ इन्फोसिस लिमिटेड कैन नॉट इवन आस्क फॉर अ सिंगल ₹1 फ्रॉम मी. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स हैज नाउ एक्सटिंग्विश्ड. से फॉर एग्जाम्पल अगर ₹10 का शेयर है,
मैंने 6 रुपए दिए हैं, तो कितनी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है? 4. एंड दिस 4 रुपीज कैन बी कॉल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम or even during the winding up. Getting this or no, my dear friends? So it is the liability of the members that is limited. एक मिनट. Next point. Ownership is separate from the मैनेजमेंट. ये तो सबसे बेसिक पॉइंट है. हमने जब केस 3 देखा था, याद कीजिए वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिन आपको बताया था. आप और आपके 2 दोस्त, आपके 2 दोस्त और घर वाले अब बन गए ओनर. और 4th वाले केस में तो आपने पब्लिक इशू किया था. याद है नहीं आप लोगों को? अब जब आपने पब्लिक इशू किया था, पब्लिक इशू छोड़ो, जब आप फैमिली मेंबर्स के पास भी गए थे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास भी गए थे, आपने कहा था 10 रुपए दो और इस कंपनी के मालिक बन जाओ, हम लोग हमारे पास ही मैनेजमेंट को रखेंगे. हाँ, याद है या नहीं? मैंने आपको बताया भी था मजाक मजाक में, कल जाके अगर जीजू मैनेजमेंट में आ जाते हैं और उनको अगर अपोज करने का सवाल आ गया तो दीदी का चेहरा सामने आ जाएगा. ऐसा कुछ याद है? हमने कहा था मस्ती मस्ती में. सो बेसिकली वी डोंट वांट इमोशंस टू कम इनटू पिक्चर. We want to be practical and not emotional while doing business. और इसीलिए हमने कह दिया मैनेजमेंट हम ही संभालेंगे, हम आपको क्या बना देंगे? इस कंपनी का ओनर, मालिक बना देंगे. साल भर बिजनेस हम करेंगे, हम लोग करेंगे साल भर बिजनेस. और साल भर बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ओनरशिप को मैनेजमेंट से सेपरेट रखा है. हमने क्या किया है? ओनरशिप को मैनेजमेंट से सेपरेट रखा है. पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरीशिप के केस में ओनर्स ही क्या मैनेजर्स होते हैं? अरे बोले ना, आप ही ओनर होते हो और आप ही मैनेजर भी होते हो. गेटिंग दिस और नो? और प्लस उन ऑर्गेनाइजेशंस के केस में इवन योर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में बताओ ना, कल जाके अगर आपका बिजनेस का पैसा कम हो जाता है, क्या आपको घर का पैसा डालना पड़ेगा? सो द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड. बट इन केस ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के मालिक होते हैं, मतलब मेंबर्स जो होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. कैसी होती लायबिलिटी? कितने हद तक लिमिटेड होती है? दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट कैटेगरी ऑफ कंपनी यू आर. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस. और एक लास्ट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो परपेचुअल सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी किसके लिमिटेड है ये पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट फीचर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेपरेट legal entity. Okay. A company form of organization has a separate legal identity in the eyes of law. Separate from whom? Separate from its members, separate from its directors, and separate from its employees. मतलब कंपनी ऑल टुगेदर एक अलग पर्सन होता है इन द आइज ऑफ लॉ. जब कभी भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कानून के आंखों से देखो, कानून को नजर आएगा कि एक नया पर्सन का जन्म हुआ है. ओके, एंड दिस पर्सन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हु इज बोर्न इन द आइज ऑफ लॉ. और फिर इस पर्सन के बहुत सारे मैनेजर्स हो गए, बहुत सारे ओनर्स हो गए और बहुत सारे एम्प्लॉइज हो गए. कल जाके से फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट वर्किंग फॉर से इंफोसिस लिमिटेड और यू स्टार्ट वर्किंग फॉर टीसीएस. तो अगर आप इंफोसिस लिमिटेड के लिए काम करोगे, आप थोड़ी ना ऐसा कहने वाले हो आई वर्क फॉर नारायण मूर्ति. आप क्या कहोगे? आई वर्क फॉर
अरे ऐसा ही बोलता है। अगर आपके भैया या जो भी हो, कजिन्स या मम्मी पापा अगर कोई बड़े कंपनी में काम करते हो गए, दे विल से दिस ओनली, आई वर्क फॉर रिलायंस और आई वर्क फॉर टीसीएस और आई वर्क फॉर टाटा मोटर्स। दे विल नेवर से आई वर्क फॉर रतन टाटा। ऐसा बोलेंगे क्या? रतन टाटा अलग, टाटा मोटर्स अलग, नारायण मूर्ति जी अलग, इंफोसिस लिमिटेड अलग। सो बेसिकली कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। और यही पर्टिकुलर रूल जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था इन 3 जजमेंटल केस लॉज। These case laws are very old case laws. In fact, 2 of the 3 case laws that we are going to discuss right now are British case laws. Okay, but you know, most of our acts are inspired from the Britishers. संभालो बेटा अपने आप को, है ना? So we do refer to these particular case laws. In fact, Institute ने भी अपने मॉड्यूल में इन case laws का रेफरेंस दिया है, and that is the reason why we are discussing these case laws now. उसमें से I think पहला वाला case law आपका already फाउंडेशन में हो चुका है, okay? हो चुका है, हाँ, does not matter, we will discuss about it. Nothing. आपने fully paid up shares and these shares are issued at premium. उसका सवाल है कि मैम सपोज फेस वैल्यू ₹10 है शेयर्स की, बट मार्केट वैल्यू ₹20 है, तो मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी? जैसे सिंपल एग्जांपल में देती हूं, कल मैंने आपको डीमार्ट का केस लॉ बताया था। ओके, डीमार्ट के शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 है, बट जब मेंबर्स ने इनिशियली सब्सक्राइब भी किया था ना, उन्होंने हर शेयर के लिए ₹299 दिया था। कल मैंने आपको बताया था। So basically this ₹299 that you have given is for that 10 rupee share only. Okay, इसको कहते हैं shares are issued at premium. क्या कहते हैं उसको? Shares are issued at a premium. हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 52 and 53. 52 is talking about issue of shares at discount. 53 talks about issue of shares at premium. ठीक है, तो उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बट आई थिंक अकाउंट्स में ये हुआ होना चाहिए था। Issue of shares at discount, at par, at premium. You should be knowing this. है ना? हुआ है ना? फाउंडेशन में ही हुआ है ना? हाँ, किस कहाँ पे? 12th में भी हुआ है और फाउंडेशन में भी हुआ है ना? हाँ, ये होना चाहिए बेटा। तो जब कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। So we don't look at the market value. What we look up at is the face value and the paid up amount. Okay? कितना आपने फेस वैल्यू की तरफ दिया है, कितना आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ दिया है, वो हम नहीं देखते हैं। ओके, ठीक है? हाँ, मैं बोल रही थी सैलमन का जो केस है वो हो सकता है आपने किया हो, बट देयर आर 2 अदर केसेस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सैलमन। तो सैलमन का थोड़ा सा रिविजन होगा। इज इट ओके कि थोड़ी सी स्पीड सैलमन के केस के लिए मैं बढ़ा दूं? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग that you all have already done this at the foundation level. If I'm wrong, you can just stop me over there, or if you want me to repeat something, please ask me for the same. Okay? बेटा बायबैक के सेक्शंस जो है आगे है, 68 वगैरह सारे सेक्शंस बायबैक से रिलेटेड है। अभी हम बायबैक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना? ओके, so look, what happened in this particular case law was that there was a person who was named Mr. Salomon. There was a person जिनका क्या नाम था? Mr. Salomon. And he was basically into the manufacturing of boots. Mr. Salomon was basically into the manufacturing of boots as a sole proprietor. So he was doing this business as a sole proprietor. कुछ समय बाद क्या हुआ? He thought of incorporating a public company and selling his sole proprietorship business to that particular public limited company. And he only incorporated a public limited company. और public limited company को incorporate करने के लिए कितने लोग लगते हैं? 7 members and directors 3. 3 directors and 7 members. So what he did is he himself
along with his wife. He had one daughter and he had 4 sons. तो बेसिकली अपने परिवार का पूरा सदुपयोग किया उन्होंने, और ये सातों भी लोगों ने मिलकर इनकॉर्पोरेट कर ली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ओके, 7 लोग हो गए ना, मतलब हस्बैंड वाइफ, एक लड़की और 4 लड़के. 7 persons together form a public limited company. So he incorporated a public limited company in the name of Salomon and Company Limited. Okay, and obviously we also require 3 directors. So he himself with his 2 eldest sons became the directors of this particular company. Okay, so basically now Mr. Salomon was the promoter of this company. He became the director also of this company, and he is a shareholder of this company also. Can one person become the promoter, director as well as shareholder? ऐसा possible है? Of course, yes, it is possible. One person can play multiple roles. Even you are playing multiple roles. Even I am playing multiple roles. हाँ है ना, तो मैं किसी की डॉटर हूँ, किसी की सिस्टर हूँ, किसी की वाइफ हूँ, किसी की टीचर हूँ, हाँ है ना, किसी की मदर हूँ. आई एम प्लेइंग मल्टीपल रोल्स. इवन यू ऑल आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स. सो वैसे ही सैलोमन वाज आल्सो प्लेइंग मल्टीपल रोल्स. वो प्रमोटर भी थे, डायरेक्टर भी थे और शेयर होल्डर भी थे, और हर एक रोल की कैपेसिटी में कुछ राइट्स हो गए और कुछ ड्यूटीज होगी जो उन्हें करनी पड़ेगी. Getting this or no, my dear friends? Yes. साथ साथ में what happened is the company wanted certain funds. कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत थी, और क्योंकि कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत थी, द कंपनी इशूड डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आपको समझ में आता है? कंपनी अकाउंट्स में आपका इंट्रोडक्शन हुआ है. आज क्या हो रहा है आप लोगों को? सो द कंपनी, जैसे जैसे फ्राइडे सैटरडे आते जाता है, ऐसे हावले होने लग जाते हो क्या आप? खाली बोतल करनी पड़ती है क्या? वही मैं कह रही हूं ना, आपको भरनी है इसलिए. हाँ. मैंने कुछ नहीं कहा है, सुनो मेरी बात. द कंपनी issued debentures. The company issued debentures. And all the debentures were subscribed by Mr. Salomon himself. हाँ, मतलब अब पहले तो वो प्रमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर थे, अब वो क्या बन गए? डिबेंचर होल्डर भी बन गए. डिबेंचर होल्डर क्या होता है? क्रेडिटर होता है. क्या होता है? सो बेसिकली इन शॉर्ट समझ लीजिए, सैलोमन इज द लेंडर. क्रेडिटर मतलब कौन होता है? लेंडर ना. एंड कंपनी इज द बोरोअर. अरे ऐसा ही होता है ना, डेटर क्रेडिटर, मतलब समझते हैं ना आप लोगों को? हाँ. तो अब क्या हुआ है? along with being the shareholder and the director, now Mr. Salomon has also become the debenture holder of the company, and these debentures were secured on the assets of the company. Secured debentures मतलब समझते हैं आपको? Yes, they are secured on an asset, which means कल जाके, say for example, the company is not in a position to repay the liability. जो एसेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट की गई है, उस एसेट को बेचा जाएगा और डिबेंचर होल्डर को उसके ड्यूज दिए जाएंगे. उसको क्या कहते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर. ओके, तो अब these debentures were secured and the amount of these debentures were approximate equal to 10,000 pounds. Pounds because it's a British case law. What is more important to us is what actually happened in the case. So don't go into the figures. Okay, try to understand what happened in the case. पानी पी लो बेटा. अब सुनो. Unfortunately, my dear friends, the company went into liquidation. It was wound up. It was wound up because it was declared insolvent. Insolvent मतलब आपको समझ रहा है? इस कंपनी की एसेट्स हो गई कम और लायबिलिटीज हो गई ज्यादा. Unfortunately, this company was wound up
it went into liquidation. देखो मिस्टर सैलमन बेचारे रो रहे हो ना, देखो रो रहे हैं आप, देखो आंसू गिर रहे, दिखाई दिया आंसू, अच्छे से देखिए, रो रहे हो ना. The company ran into difficulties and eventually it was declared insolvent and the winding up process of the company commenced. अब जब कभी भी कंपनी वाइंड अप होती है, all the assets are utilized to repay the liabilities, but there is a certain order to repay the liabilities. कोई भी ऑर्डर में आप लाइबिलिटीज को रिपे नहीं कर सकते. देयर इज एन ऑर्डर दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर पेइंग द लाइबिलिटीज. कैसा होता है वो ऑर्डर, कुछ पता है आपको? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना, इसलिए तो नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. मैंने आपको क्लासिफिकेशन के वक्त समझाया था फाउंडेशन में. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस फॉर टू थिंग्स, रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप. वोटिंग कौन कह रहा है? वोटिंग नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. डिविडेंड एंड रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप. तो यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे कंपनी वाइंड अप हो रही है, और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, क्या उनके एसेट्स विल बी यूटिलाइज्ड टू रीपे द लायबिलिटीज? अरे बोलो ना. तो क्या होना चाहिए? एज ए लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को पहले देना चाहिए टू सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स. यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, सो बेसिकली ऑर्डर शुड बी secured creditors, unsecured creditors and equity shareholders. बट जब लिक्विडेटर ये करने लग गया ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो आ गए और कहने लग गए, हे लिक्विडेटर देखो आप हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो. ये सैलमन जो है बड़ा ही चालाक बंदा है, खुद के बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, हमसे पैसा ले लिया, खुद ने पैसा डाल दिया. अब कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, पूरा का पूरा पैसा वही घर पे लेके जा रहा है. क्योंकि जब वाइंड अप हो रही थी और एसेट्स और लायबिलिटीज को जब देखा गया था, तब ये समझ में आया टोटल एसेट्स वर ओनली 6050 पाउंड्स, whereas total liabilities were approximately 18,000 pounds, जिसमें से 10,000 pounds सैलमन ने दिया था as secured debentures, और बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट जो था वो कितना? 8,000 पाउंड्स. तो अब लिक्विडेटर क्या करने लग गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर को ये पैसा देने लग गया. तो जैसे ही लिक्विडेटर एसेट्स की अमाउंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने लग गया, सैलमन रेज्ड हिज वॉइस एंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैट लिक्विडेटर, दैट इज अगेंस्ट द कंपनी, because the liquidator is now representing the company. और कहा कि ये जज साहब देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, इस एसेट की कीमत मुझे मिलनी चाहिए, because I am a secured debenture holder. The other creditors are not secured. I am the secured creditor, so first preference should be given to me and then to them. तो अब मुझे बताओ, सपोज आप जज साहब होते, आप जज साहब होते तो आप क्या डिसीजन देते? बोलो, किसको पैसा मिलना चाहिए, सैलमन को या बाकी के क्रेडिटर्स को? How many of you are saying सैलमन को? रेज योर हैंड. बाकी के बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई करते? ओके, व्हाट अबाउट माय वर्चुअल स्टूडेंट्स? Okay, somebody tell me why Salomon? Why? कौन कौन है, क्या है? अच्छा, एक ही बच्चा हाथ रेस करके जवाब दो. बोल. Okay, so what will happen? As a एज ए सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर. वंडरफुल. चलो मैं आपको बताती हूं इसने क्या जवाब दिया, और इसका जवाब एकदम सही. एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए.
अब नेक्स्ट सवाल जो मैं पूछूंगी तो गर्ल्स आर गोइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सुनो ना मेरी बात. ओके, हियर द जज गिव द डिसीजन दैट द पेमेंट दैट वी विल बी डूइंग टू मिस्टर सैलोमन इज नॉट एज अ शेयर होल्डर, इट इज एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर. एज अ शेयर होल्डर तो उसने लूज किया ही है, क्योंकि देखो ना, एसेट्स 6,000 पाउंड्स के बराबर थे, 6050. लाइबिलिटीज 18,000 थे, 10 और प्लस 8. तो ये पूरे के पूरे 6,050 पाउंड्स जो है विल बी गिवन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स. एज अ डिबेंचर होल्डर सैलोमन हैज लॉस्ट, एंड एज अ शेयर होल्डर ऑल्सो ही हैज लॉस्ट. बट पेमेंट जो हम कर रहे हैं सैलोमन को इज नॉट एज अ शेयर होल्डर बट एज अ सिक्योर डिबेंचर होल्डर. एंड वैसे भी सैलोमन इज अ सेपरेट पर्सन in the eyes of law as compared to the company. So we cannot say कि सैलोमन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है मतलब सैलोमन ही कंपनी है और कंपनी ही सैलोमन है. नो नो, वो पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में फंडा एप्लीकेबल होता है. इस केस में इट इज अ डिफरेंट फिलॉसफी. कंपनी के केस में कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. गेटिंग दिस और नो? और मैं चाहती हूं आप लोग सब स्क्रीन पे जो आपको डिसीजन दिखाई दे रहा है वो रीड करोगे, बिकॉज इफ एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज आस्क्ड, सुनो ना मेरी बात, क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ये केस लॉ के सारे फैक्ट्स लिखना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज द नेम ऑफ द केस लॉ. एंड प्लस बिकॉज सिमिलर लाइंस पे केस लॉ पूछा गया है, आप लोग कंक्लूजन लिखने वाले हो, तो वो केस में डिसीजन क्या आया है ये आपको पता होना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई एम टेलिंग यू इज टू रीड this decision, and I think you should respect the fact that whatever I am telling you to do is for our own good. चाहे मैं आपको होमवर्क दे रही हूं या क्लास में कुछ रीड करने बोली हूं, शिद्दत से, जैसे छोटे बच्चे की तरह आप टीचर की बातें सुनते थे वैसे आपको सुनना है और फॉलो करना है. खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है. फाउंडेशन पास हो गए हो तो एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ हासिल नहीं किया है, रीड करने लगा रही है मैम, क्या छोटे बच्चे हैं क्या, वगैरह वगैरह, कुछ भी दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है. ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है. होशियारी दिखानी है इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके बता, अभी कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप रीड करो. चलो, द कोर्ट, एवरीवन टुगेदर, कम ऑन, 3 2 1 गो, कम ऑन. The court held that Salomon and Company Limited was a real company fulfilling all the legal requirements. A company is a legal person distinct from its members and could not be regarded as the agent or trustee of Mr. Salomon. Very good. Also, the company's asset must be applied in payment of secured debentures as secured credit. Did you all understand this? तो दो चीजें हैं, कंपनी अलग है और मेंबर अलग है. एंड नाउ एज अ लिक्विडेटर ऑब्वियसली पेमेंट विल बी फर्स्ट गिवन टू द सिक्योर्ड डिबेंचर. हाँ, मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैपेंस टू बी सैलोमन. इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि वो बंदा सैलोमन ही था. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो पहले केस लॉ का नाम बताइए मुझे. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी. Very good. Virtual students, even you have to read whatever things I'm making the face-to-face students make read, okay? Second case law, ये मैंने करवाया था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. ये भी हुआ था, गुजदार भी हुआ था. बेस्ट है, कितनी अच्छी टीचर हूं मैं. चलो, अच्छा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. देखो इस केस में क्या हुआ था. So there was a person whose name was Mr. Lee, and Mr. Lee was a qualified pilot. Okay, and what he did is, and he was into air farming. Okay, what do you mean by air farming? Basically, we use aeroplanes in farming. So basically, it is a kind of a modern farming method. जैसे कि ये पिक्चर, आप पहला वाला पिक्चर देख सकते हो, वहां पे व्हाट आर वी डूइंग, वी आर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स ऑन द क्रॉप्स थ्रू, दैट इज एयर फार्मिंग.
Okay, so what happened is Mr. Lee was a qualified pilot. He incorporated a company with his friends. Okay, and the name of the company was Lee Air Farming Limited, because this company was into air farming. Company का नाम भी वैसा ही है, Lee Air Farming Limited. And now, obviously, because he was a qualified pilot, he used to also work for the company. Okay, along with that, he also was the director of the company, and he also held nearly all the shares of the company, because it was his idea to incorporate the company. So basically, वो promoter भी है, director भी है, shareholder मतलब owner मतलब member भी है, and plus he is also working as a qualified pilot in this particular company incorporated in the name of Lee Air Farming Limited. Now I will tell you what happened is there was an act, workmen से related there was an act, जो act कहती थी during the course of the employment, during the course of the employment मतलब organization के लिए काम करते वक्त अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हादसा हो जाता है and the employee dies, the family members will be getting the compensation. Okay, so unfortunately ऐसी कुछ घटना इस कंपनी में हो गई while Lee was piloting the company's aircraft. Unfortunately the aircraft met with an accident and he died. शांत हो गए उन्होंने. Okay, unfortunately Mr. Lee died, and because he died, his wife, that is the widow, asked for compensation to the company under the Workmen's Compensation Act. Okay, कहते हुए that my husband was working for this company and because he died while piloting for the company, I should be getting the compensation. Please give me the compensation. Okay, I am his wife. Company opposed to what she asked for. मतलब कंपनी ने मना कर दिया. जो compensation वो मांग रही थी उसे देने से कंपनी ने क्या किया? मना कर दिया. कहा नहीं नहीं आपको compensation नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा आपको compensation? कंपनी क्या कहती है उसका स्टैंड मैं आपको बता रही हूं. कंपनी कहती है कि देखो मिसेस ली, आपके पति जो थे वो तो कंपनी के ओनर थे. ओनर शेयर होल्डर थे. शेयर होल्डर कौन होता है? ओनर होता है. आपके पति जो थे वो तो कंपनी के ओनर है, मतलब थे, ओनर थे. और अगर वो ओनर है, ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वर्कमैन. क्योंकि देखो या तो आप ओनर होते हो या तो आप एम्प्लॉय होते हो. इधर यू आर एन एम्प्लॉयर और यू आर एन एम्प्लॉय. यू कैन नॉट बी बोथ. कैन यू बी बोथ? हाउ कम यू से यस? नो. कैसे यस बताओ मुझे. नहीं, यहां पे एम्प्लॉयर और कोई है. हाँ वही एग्जैक्टली ना. तो मिस्टर ली तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों नहीं है ना. किसी ने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों हो सकते हैं. एक ही बंदा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कैसे हो सकता है? नो. आई विल टेल यू द आंसर टू द क्वेश्चन आफ्टर आई फिनिश दिस, बिकॉज आपका सवाल का जवाब और इसका जो केस लॉ का डिसीजन है दोनों सेम है. अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी तो फिर ये आंसर आ जाएगा. देखो मैं आपको एक चीज सिंपल बताती हूँ. बहुत बार ऐसा होता है, आप देखते हो कि से पापा की किराना की दुकान है और पापा शॉप पे बैठते हैं. हो सकता है. तो क्या पापा क्योंकि शॉप पे बैठते हैं और पापा काम करते हैं मतलब क्या पापा एम्प्लॉय हो जाएंगे क्या? अरे नहीं, ही इज द ओनर एंड स्टिल ही इज वर्किंग ओवर देयर. अरे उनकी दुकान है, वो काम नहीं करेंगे तो और कोई क्यों करेगा? क्या ओनर खुद भी काम कर सकता है? बट क्योंकि वो काम कर रहा है क्या वो एम्प्लॉय हो जाता है? ही इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ एन ओनर. डिड नॉट अंडरस्टैंड? यू आर वर्किंग ओवर देयर, अग्रीड, बट इन द कैपेसिटी ऑफ एन ओनर. Either you be an owner or you be an employee. You cannot be both.
हाउ कैन वन पर्सन, मतलब मैंने खुद को ही एम्प्लॉय कर दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन है? संभालो अपने आप को बेटा। तो ओके, वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑलरेडी जवाब देना शुरू कर दिए। माधव वेरी गुड। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। कंपनी कह रही है, कंपनी मिसेस ली को कह रही है कि हे मिसेस ली, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द कॉम्पेंसेशन बिकॉज योर हस्बैंड इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड इफ ही इज द ओनर he cannot be regarded as a workman, and because if he is not a workman only, workman compensation act attract ही नहीं होती है, okay, and thus you are not entitled to get the compensation. ऐसा कंपनी का स्टैंड है। किसका स्टैंड है? मिसेस ली ने तो कॉम्पेंसेशन मांगा है, बट कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया और कहा कि आपको नहीं मिलेगा कॉम्पेंसेशन क्योंकि आपके पति वर्कमैन नहीं, ओनर है, ओनर। अब बताओ, आपने फाउंडेशन में किया है ये केस, आप जज हो, क्या आप मिसेस ली को कॉम्पेंसेशन दोगे या नहीं दोगे? तारीख पे तारीख दोगे? भगवान मुझे बचाइए, बोलो। गर्ल्स में से कोई बोलो मुझे, लड़कियों में से कोई। हाँ, अकॉर्डिंग टू यू मिसेस ली शुड गेट द कॉम्पेंसेशन। वाई शी एंटाइटल्ड टू गेट द कॉम्पेंसेशन? इट्स ओके, यू कैन सिट एंड आंसर। बिकॉज ली जो है वो कंपनी से अलग है। ओके, और मतलब कंपनी हमको एम्प्लॉय कर। वेरी गुड। सो इन दिस केस एम्प्लॉयर इज नॉट मिस्टर ली, इट इज द कंपनी हु इज द एम्प्लॉयर। वेरी गुड, प्लीज क्लैप हैंड्स फॉर हर। वंडरफुल। और वर्चुअल बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था, सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। सही है। देखो यहां पे मिस्टर ली अग्रीड इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट ओनर अलग है एंड कंपनी अलग है। अगर मिस्टर ली इज पायलटिंग द कंपनीज एयरक्राफ्ट, ही इज पायलटिंग इट नॉट फॉर द शेयर होल्डर्स बट फॉर द कंपनी, नॉट फॉर द शेयर होल्डर्स बट फॉर द कल जाके मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स है और से आप इन्फोसिस के लिए काम करते हो, आप क्या बोलोगे? आप मेरे लिए काम कर रहे हो? आप किसके लिए काम करते हो? इन्फोसिस के लिए। मैं कौन हूं? आई एम जस्ट अ शेयर होल्डर, बट मी एज अ शेयर होल्डर इज अ डिफरेंट पर्सन एज कंपेयर टू इन्फोसिस। मैं अलग, इन्फोसिस अलग। और अगर आप इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हो, आप इन्फोसिस के लिए ही काम कर रहे हो, क्योंकि इन्फोसिस अलग पर्सन है और मैं अलग पर्सन हूं। आप ये नहीं कह सकते आप मेरे लिए काम कर रहे हो। आई एम ओनली अ शेयर होल्डर हु हैज गिवन मनी एंड हैज गॉट द स्टेटस ऑफ एन ओनर ऑफ द कंपनी। काम कंपनी का ही है, एम्प्लॉइज कंपनी के ही है, प्रॉपर्टी कंपनी की ही है। नहीं आई बात समझ में? गेटिंग दिस और नो? समझ में आई या नहीं बात? यस। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, जजमेंट भी वही आया। अब आप लोग सब इस जजमेंट को रीड करेंगे एक साथ। कम ऑन, स्टार्ट। Lee and the company, as Lee was killed in the course of his employment, his widow was entitled to the compensation. तो Mrs. Lee was entitled to get the compensation. तो दो केस लॉज हो गए। क्या दोनों के नाम आप मुझे बता सकते हो? And Lee versus Lee F. Wonderful. तीसरा और आखिरी केस लॉ इज गुजदार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, इस केस लॉ में क्या हुआ था? देयर वाज अ टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाय पत्ती जो बनाते हैं वैसी एक कंपनी थी, एंड मिसेस गुजदार हैज परचेज्ड द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो जैसे हम बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही मिसेस गुजदार ने क्या किया था? इस टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। एंड ऑब्वियसली शेयर्स पे क्या आता है? डिविडेंड। शेयर्स पे क्या आता है? डिविडेंड।
So as a shareholder, Mrs. Guzzar got certain amount of dividend in her hands. Now Mrs. Guzzar, when she received the dividend income in respect of the shares that she had held in the company, what she did is, while she was showing her income tax returns, okay, she divided this dividend income into two parts, 40-60. तो जैसे कि से एग्जाम्पल पर्पस उसको 100 रुपए का डिविडेंड मिला, एग्जाम्पल पर्पस, एग्जैक्ट फिगर्स पे नहीं जा रहे, 100 रुपए का मिसेस गुजदार को क्या मिला डिविडेंड. उसने क्या किया, 40 रुपीस पे ही टैक्स दिया और 60 रुपीस पे उसने टैक्स नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? आई विल टेल यू द लॉजिक जो उसने लगाया था. मतलब ये मिसेस गुजदार का स्टैंड है जो मैं आपको बता रही हूं. तब के जमाने में इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कुछ प्रोविजन था कि एनी कंपनी दैट इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी एंड रबर, एनी कंपनी दैट इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी एंड रबर, इन कंपनीज के लिए क्या होगा, इनकम विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 40-60. Some income will be agricultural income and some income will be manufacturing income. You all know in India agricultural income is exempt from tax. It's a basic provision. Everyone is aware about the same. So basically, if you have to pay tax, you will only have to pay tax on the manufacturing income, not on the agricultural income. देखो मैं आपको बताती हूँ. If anyone has seen a टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनीज दोनों भी चीजें करती है, एग्रीकल्चरल भी और मैन्युफैक्चरिंग चीज भी. तो कॉफी का ऐसा नहीं होता है कि कॉफी का प्लांट मैंने ग्रो कर दिया और कॉफी बीन्स डायरेक्टली प्लग कर दिए और चलो दूध में डाल दिया और कॉफी बन गई. ऐसा नहीं होता है. ओके, जैसे नॉर्मल आपके फ्रूट्स रहते हैं या वेजिटेबल्स रहते हैं, दैट इज प्योर एग्रीकल्चरल इनकम. Because you can pluck them and then they are sellable. They can be loaded in the market. But टी का ऐसा नहीं होता है, कॉफी का भी ऐसा नहीं होता है और रबर का भी ऐसा नहीं होता. तो कॉफी का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद वो बीन्स बनते हैं या बीन्स के बाद कॉफी पाउडर बनता है and then it is sold in the market. It is packed and sold in the market. So there is a big process to manufacture tea also or coffee also or rubber also. But now it is very difficult to find out कितना खर्चा आपको एग्रीकल्चर पे लग रहा है, कितना खर्चा मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, कितनी इनकम एग्रीकल्चर की वजह से आ रही है और कितनी इनकम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से आ रही है. बिकॉज फाइनली यू कैन नॉट बाइफिकेट दीज टू मेथड्स, क्योंकि सब चीज होने के बाद हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है और वो फाइनल प्रोडक्ट है. सो वी कैन नॉट से कि अगर मैंने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए डाले हैं, 10 लाख रुपए में से इतने लाख रुपए का खर्चा मैंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डाला है और इतना मैंने जो है खर्चा डाला है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, या अगर मैंने ये 10 लाख का प्रोडक्ट बेचा है इनसे 15 लाख, ये 15 लाख में से जो 5 लाख की इनकम है, इतनी इनकम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से और इतनी इनकम मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, वो बाइफिकेशन इज इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि सब चीजें करने के बाद हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिल रहे. अगर प्योरली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती, जैसे कि ये स्टाइलिश पेन प्योरली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो अलग बात होती. या अगर से फॉर एग्जाम्पल आई से ग्रो, आई हैव अ फील्ड ऑफ कॉर्न, मक्का, तो वो बात अलग होती. बिकॉज नाउ दैट इज मेज, मेज मतलब मक्का, तो मुझे पता है सब कुछ जो है इज एग्रीकल्चर इनकम. बट इन प्रोडक्ट्स की बात अलग है और कंपनीज क्या करने लग गई, ज्यादा इनकम जो है बताने लग गई ऑफ एग्रीकल्चर और ज्यादा खर्चा बताने लग गई मैन्युफैक्चरिंग में. क्यों? टैक्स बचाने के लिए. एंड नोबडी कुड एवर फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर. तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जाते ही नहीं है, उनको जितना खर्चा जिसमें डालना है, जितनी इनकम बतानी है बताने दो, हम इनकम को ही बाइफरकेट कर लेंगे. सो देयर इज नो चांस ऑफ फ्रॉड. देयर विल बी अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल कंपनीज ऑल ओवर इंडिया. ओके,
तो ऐसा भी किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम तो सिंसियरली रियल अकाउंट्स बता रहे हैं और हमारे साथ धोखा हो रहा है और चालाक लोग जीत जा रहे हैं. वी डोंट वांट दिस टू हैपन. सो नाउ थिंग्स गॉट स्टैंडर्डाइज्ड. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू रियलिटी. रियल फैक्ट्स और फिगर्स अलग हो सकते हैं, बट टू मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स, व्हाट द डिपार्टमेंट थॉट इज दे इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर डीम्ड इनकम प्रोविजन इन द एक्ट एंड दे सेड वी विल डीम whatever is your total income, 40% is manufacturing and 60% is agricultural. So basically in short, आपकी इनकम जितनी भी हो, आपको सिर्फ इनकम के 40% पे टैक्स देना है. मतलब अगर 100 रुपए की इनकम है, 100 रुपए का 40% मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब 40 रुपए. इस 40 रुपए पे आपको इनकम टैक्स देना है. बाकी हम मानेंगे 60% क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. हाँ, तो अब ये मोहतरमा जो है गुजदार, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी डिविडेंड इनकम को 40-60 में बाइफरकेट किया और कहा क्योंकि ये जो इनकम आई है वो टी कंपनी से आई है, मैं सिर्फ 40% डिविडेंड पे टैक्स दूंगी और 60% इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. हो कि नहीं? सो देखो, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द टी कंपनी इज पार्शियली एग्रीकल्चरल, और वो पार्शियली एग्रीकल्चरल 60% है. एंड ओनली 40% ऑफ द इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल एंड देयरफॉर इट इज लायबल फॉर टैक्स. सो इसीलिए गुजदार ने भी क्या किया, उसकी डिविडेंड इनकम को 60% 40% में बाइफरकेट किया एंड शी पेड टैक्स ओनली ऑन 40% ऑफ हर डिविडेंड इनकम. क्या उसने सही किया है या गलत किया है? सही किया है या गलत किया है? अरे बोलो ना. गलत किया है तो कितने पे टैक्स देना चाहिए? 100% पे, 60% पे, 40% पे, 0% पे, 100% पे. वर्चुअल स्टूडेंट्स बोलो. ईशा कह रही है 100, वैष्णवी कह रही है 100, अनुराग कह रहा है 100, संस्कार कह रहा है 100. हाँ, कौन क्या बोल रहा था मुझे यहाँ पे? किसने आवाज दी था मुझे? बोलो ना. How many of you all are saying 100%? How many of you all are saying 60%? 40%? 0%? Okay, so majority of you all have given the correct answer, and the correct answer is very good, virtual students. Also, it is she is liable to pay tax on the complete, that is 100% income. Why? Why? बोलो why? बोलने दो एक मिनट, बोलो बेटा. हाँ, आप रीड करके बोलो. कंपनी अलग है, गुजदार अलग है, क्योंकि उसके पास शेयर्स हैं, लेकिन जो इनकम है वो कंपनी की है, तो इनकम को अपने 60% पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि गुजदार को डिविडेंड मिल रहे हैं, इसलिए उसकी इनकम फुल है, तो उसको अपने 100%. वेरी गुड, क्या बात है, वंडरफुल. सो वर्चुअल स्टूडेंट्स में से भी बस ऋषि ने एकदम सही जवाब दिया है. ऋषि अग्रवाल कहता है she does not earn income from agriculture. She earned income from dividend, that's why her income is fully taxable. Very good ऋषि. So yes, सब लोग प्लीज इस डिसीजन को रीड करेंगे. बोलो. The Supreme Court held from its shareholders the was partially agricultural and thus exempt from tax. क्या बात है, वेरी गुड. सो शी वॉज लायबल टू पे टैक्स ऑन द कंप्लीट 100% इनकम, क्योंकि उसकी इनकम जो है दैट इज डिविडेंड इनकम, वो अलग है, कंपनी अलग है. कंपनी की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर है कंपनी की, और वो अलग है और कंपनी अलग है. उसकी जो इनकम है दैट इज अ प्योरली डिविडेंड इनकम एंड वाज लायबल फॉर टैक्सेस. So
सो बेसिकली अब हमने क्या किया है, कंपनी के सारे फीचर्स को देखा है. ओके, कंपनी के शेयर्स क्या ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं होते हैं? देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेस. कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? लायबिलिटी मेंबर्स की कैसी है? कंपनी आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस पर्सन? कंपनी क्या सेपरेट है मेंबर्स से, डायरेक्टर से, एम्प्लॉय से? इसके 3 केस लॉस के नाम बताइए. सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. गुजरात, अच्छा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एंड गुजरात वर्सेस कमिश्नर ऑफ इंड. एंड लास्ट इज कंपनी हैज share capital, and this share capital is divided into 2 parts: equity share capital and preference. All these are the features of a company. Features of a company. So basically हमने कल ही आपको बताया था कि अगर कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय अ मोबाइल फोन, यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर. यू से अरे मोबाइल मतलब मोबाइल. मोबाइल को समझने के लिए आपने उसके फीचर्स को समझा है. वैसे ही जब लॉ मेकर्स की आंखों के सामने सवाल उठा कि हम कंपनी को कैसे डिफाइन करें, दे वर नॉट एबल टू डिफाइन द वर्ड कंपनी. एंड दैट इज व्हाई आई ऑल्सो शोड यू ऑल द डेफिनेशन अंडर द एक्ट. कंपनीज एक्ट कहती है कंपनी मीन्स अ कंपनी. A company means a company. We do not understand what is a company by this definition, and that is why yesterday also and today we took almost 1 hour. We understood what are the features of a company. ये सारी features जिस organization में हो गए उसको हम कहेंगे as a company. और कंपनी कैसी होनी चाहिए उसकी एक मेमोरी टेक्निक है, टॉप क्लास. कोई भी अगर आपको पूछेगा ना कंपनी कैसी होनी चाहिए, बोलो कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास. T is for transferability of shares. O is for ownership अलग, मैनेजमेंट अलग. P is for C is for L is for A is for S for share capital and S for separate legal. वापस से बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए, बोलो. T is for O is for ownership अलग, मैनेजमेंट अलग. P is for C is for L is for A is for S for share capital, separate legal. ये सारे फीचर्स जिस एंटिटी में होंगे उसी को हम कहेंगे एज अ. So that is why what happened is some of our honorable judges defined the company through its features only. जैसे अगर आप स्क्रीन्स पे देखोगे, जस्टिस मार्शल डिफाइंड अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज इनविजिबल एंड इनटैंजिबल. आप उसको महसूस कर सकते हो. एंड इट एग्जिस्ट इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ. Similarly, Justice James defined the company as a company is an association of persons united for a common object. And Mr. Justice Linde defined a company as a company is an association of persons. इन्होंने तो कुछ ही फीचर्स बताए, हमने तो कितने सारे फीचर्स देखे हैं, है ना. हाँ, टॉप क्लास. ये सारे फीचर्स जिस एंटिटी में है उसको हम क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे, है ना. जस्टिस इज अ काइंड ऑफ अ ऑनर दैट वी हैव गिवन टू द जजेस. लास्ट बैच में मुझे किसी ने पूछा मैम ये तीनों क्या भाई भाई है? सीरियसली तीनों के नाम में जस्टिस है बेटा. जस्टिस इट्स लाइक आप मुझे अंकिता मैम बुलाते हो, आप थोड़ी ना अंकिता ऐसे बोलोगे. सो Ankita ma'am is a kind, you have respect for me, yeah? Swapnil sir, आप स्वप्निल नहीं बुलाते हो,
चल स्वप्निल चलते हैं, है ना. स्वप्निल सर आप बोलते हो, व्हाई? बिकॉज यू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम. सिमिलरली दे आर आर जजेस, ओके, कोर्ट के ऑनरेबल जजेस है. सो बेसिकली उनको ऑनर देने के लिए वी हैव द वर्ड जस्टिस पुट इन फ्रंट ऑफ देम, या जो भी, जैसे हम बोलते हैं माननीय मोदी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, है ना. So basically justice is a kind of a padvi that we have given to them because of their honorable position. Okay, it's not a common surname that is shared by these three persons. ठीक है. अरे भाई कोई बोल रहा है जस्टिन बीवर, यही बाकी था. जस्टिस, जस्टिन नहीं, जस्टिस. बेटा संभालो अपने आप को. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है. सो यस, मैं चाहती हूं आप लोग आपके टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 1.7 पे आ जाइए. 1.7 वही पेज पे होगा. वंडरफुल. हम लोग सेक्शन नंबर 1 भी आज करने वाले हैं. 1 is talking about the short title, extent and commencement of this particular act. Section number 2 is talking about definitions. Okay, और बहुत सारी definitions इस एक्ट में है. अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 2 जो है आपके टेक्स्ट बुक्स में भी शुरू होता है फ्रॉम पेज नंबर 1.3. ओके, definition starts, definitions मतलब section number 2, it starts from page number 1.3 of your textbooks. और इतने सारे definitions है. जैसे first definition is the abridged prospectus. हाँ, there are more than 93 definitions क्योंकि कुछ नए नए definitions introduce हुए हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं. approximate 93 definitions, not exact 93. नहीं, मैंने काउंट नहीं किया एग्जैक्ट कितने डेफिनेशन. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, और ये डेफिनेशंस कहां तक जाती है? 1.24 पेज नंबर तक जाती है. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ऑल द डेफिनेशंस टुगेदर. ओके, सारे के सारे डेफिनेशंस में एक साथ नहीं पढ़ाने वाली हूं. जैसे जैसे सेक्शन आएगा उस सेक्शन में कोई वर्ड होगा जिसको एक्ट ने डिफाइन किया है, पहले हम वो डेफिनेशन देखेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू द सेक्शन. सारे डेफिनेशंस एक साथ करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज, क्योंकि जब तक हम सेक्शंस पे आएंगे आप डेफिनेशंस भूल जाओगे. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द बेस्ट रिजल्ट विल ओनली कम आउट व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द सेक्शंस अलोंग विद द डेफिनेशंस टुगेदर. तो डेफिनेशंस पहले पढ़ लिए, फिर सेक्शंस करते गए, कुछ मजा नहीं आने वाला है, बिकॉज एवरी सेक्शन इज रिलेटेड टू अनदर सेक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट. इनफैक्ट जब हम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के सेक्शंस को देखने वाले हो, यू विल रियलाइज दैट देयर आर गोइंग टू बी 6, 7 sections that are interconnected to each other when the company is following the procedure for the alteration of the memorandum. तो तब हम वो सारे कनेक्टेड सेक्शंस को एक साथ देखेंगे. जैसे आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मेमोरेंडम में एक क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, NRLOC पार करके आ गए. R इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जहां पे यू राइट डाउन द स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस. सो पहली बात तो मेमोरेंडम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2. तो सेक्शन 2 तो हम देखने वाले हैं मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द एक्ट. मेमोरेंडम के बारे में लिखा गया है अंडर सेक्शन नंबर 4. सेक्शन 2, सेक्शन 4. अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अंडर सेक्शन नंबर 13. रजिस्टर्ड ऑफिस के डिटेल्स के बारे में दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 12. सो 2, 4, 12, 13. Along with that, जैसे ही MOA अल्टर होता है, every copy of the MOA has to be updated and has to be submitted to the ROC.
उसका एक अलग सेक्शन नंबर है. सो बेसिकली हाँ, एंड प्लस यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बारे में सेक्शन चैप्टर नंबर 7 में है. So there are approximately 6 sections that you will learn together when you understand the procedure for the alteration of the MOA. And this is exactly the way we are going to learn the Companies Act 2013. मैंने आपको कल भी कहा था और मैं आज भी आपको कह रही हूं, आपका CPT का सुहाना सफर अब खत्म हो चुका है. आपको सॉरी, फाउंडेशन का सुहाना सफर खत्म हो चुका है. ओके, फाउंडेशन में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, 6 यूनिट थे, एंड यूनिट नंबर 6 कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोई संबंध नहीं था विद यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन. ऐसा ही था. वैसा आपका कंपनीज एक्ट बिल्कुल भी नहीं है. यू हैव 10 चैप्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट. सेक्शन, आप ऐसे क्या कर रहे हो जैसे पहली बार सुन रहे हो? 148 सेक्शंस है ना, डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स. एवरी प्रोविजन is somewhere or the other related to some other provision, और ये सारी लिंकिंग में ही आपके लिए करने वाली हूं, इसलिए उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है. और जैसे जैसे सेक्शंस कनेक्टेड रहेंगे उसी कनेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले. इट्स लाइक बेसिकली अ स्पाइडर वेब. ओके, सो नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, वी हैव टू रीड इट एज अ होल. वी कैन नॉट लुक इन टू द प्रोविजन इंडिविजुअली, otherwise it is not going to have any impact on us as a professional. What are we? We are professionals. Okay, कल जाके अगर क्लाइंट आता है और कहता है एमओए को मेरे को अल्टर करना है, आप सिर्फ सेक्शन नंबर 13 नहीं बता सकते उसको, आपको सारे प्रोविजंस एक साथ उसको बताने होंगे. तो उसी तरीके से हम लोग कानून को पढ़ने भी वाले. तो हो सकता है आपकी बुक्स में से भी हम लोग एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे स्किप करेंगे, दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर पे स्किप करेंगे, तीसरे चैप्टर से हो सकता है डायरेक्टली चैप्टर नंबर 7 पे हम स्किप करेंगे. सो यू डोंट हैव टू क्राई कि ये क्या चालू है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, मैम ऐसे जंप क्यों कर रही है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर टेकिंग द जंप्स, बिकॉज इट इज नेसेसरी. नहीं तो ट्रेडिशनल टीचिंग में कुछ मजा नहीं आएगा. आपको बुक का नॉलेज तो मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकली यू विल बी जीरो इन इट, विच आई डोंट वांट टू हैपन विथ यू. I don't want to prepare you only for the May 2022 examination. I want to prepare you all even for your articleship and even as a professional after being a chartered accountant. कल जाके फाइनल में आपको कंपनीज एक्ट रहेगा, आप समझ लो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस है फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 148 सेक्शंस बेस है बाकी के सेक्शंस के सीए फाइनल में. और ये पूरी एक्ट आप तभी अप्लाई करोगे या कर पाओगे when you will understand how an act is read. An act cannot be read individually. It has to be read as a whole. Okay, और वो मेथड मैं आपको सिखाने वाली हूं. इनिशियल हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन आपको कनेक्ट करने नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंपनीज एक्ट इतनी श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूं, आप खुद एज एन इंडिविजुअल सेक्शंस को कनेक्ट कर पाओगे. सो 15-20 दिन मेरा भी फोकस रहेगा ओनली ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड द लर्निंग पार्ट, बिकॉज दैट इज आवर शॉर्ट टर्म गोल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. बट दैट इज नॉट द ओनली गोल दैट वी आर गोइंग टू हैव इन आवर माइंड. वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एन एक्ट. देखो आज तो मैंने आपको सिखा दिया कंपनीज एक्ट, बट कंपनीज एक्ट इज अ वेरी इमेच्योर एक्ट. अभी तक मेच्योर नहीं हुई है रे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेच्योर हो चुकी है, सालों साल हो गए उस एक्ट को पास होके. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, अभी हम लोग 2021 में है, बट कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, अभी तक बिल्कुल मैच्योर नहीं. एंड एवरी ईयर देयर आर अमेंडमेंट्स दैट आर कमिंग अप, एवरी ईयर देयर आर अमेंडमेंट्स दैट आर कमिंग अप. आज मैं आपको सिखाऊंगी अकॉर्डिंग टू मे 2022 अटेम्प्ट. कल जाके हो सकता है फाइनल में आने के बाद कुछ प्रोविजंस चेंज हो जाए, हो सकता है आप फाइनल क्लियर कर गए और इन सालों में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए, हर साल अमेंडमेंट्स आए, तो अब क्या आप मेरे अमेंडमेंट क्लास थोड़ी ना हर बार करते रहने वाले हो, या सीए बनने के बाद आप ये थोड़ी ना बोलोगे नहीं नहीं मैम ने तो ये प्रोविजन पढ़ाया था मेरे को ये आता है, क्या आप ऐसा बोलने वाले हो? नहीं, यू हैव टू बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट. इनफैक्ट मैं चाहती हूं कि मैं आपको वो टैक्ट जो है एक्ट को पढ़ने का वो सिखा दूं ताकि आपको मेरी जरूरत बिल्कुल ना पड़े. I don't want you all to be dependent on me. This is my aim and I'll be the happiest person if you don't call me for the amendments.
हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं चाहती हूं आप खुद केपेबल हो जाओ अमेंडमेंट्स रीड करने के लिए और अमेंडमेंट्स इंटरप्रेट करने के लिए। वैसे मेरे अमेंडमेंट लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, वो एडेड एडवांटेज है, बट मैं चाहती हूं आप वो खुद कर पाओ एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल। तो वो चीज हम सीखने वाले हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। आप सोचोगे कि चलो मैम का क्लास ले लिया, चलो चुटकी मार ली, अब कल सब कुछ आ जाएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स गोइंग टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ डेज और मे बी इवन वीक्स माइट हैपन। बट ये फॉर श्योर है, ये एक्ट कंप्लीट होने के पहले यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। और अदर लॉज में आप खुद सेक्शंस को कनेक्ट कर पाओगे, दैट टू वेरी इजीली। ये मैं गारंटी दे सकती हूं, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम टेलिंग इन माय क्लास। इसलिए डेफिनेशंस भी हम लोग सब एक साथ नहीं देखने वाले। जैसे जैसे प्रोविजंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डेफिनेशंस को देखते जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये वॉल्यूम नंबर 1A तो आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट इज इन 1A एंड 1B। तो जब तक 1B भी पूरी कंप्लीट नहीं होती है, वी विल बी कमिंग इनटू वेरियस डेफिनेशंस इन वॉल्यूम नंबर 1A। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विथ सेक्शन नंबर 1, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 1.1 पर है। सेक्शन नंबर 1। यस, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, बिफोर इट विल गेट अपलोडेड आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स ऑल्सो, सो डोंट वरी। You will get it in the description. I have already passed on the message. सुनो ना मेरी बात। यस बेटा, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। करंटली यू आर कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। इवन द पीपीटीज आर देयर इन द नोट। ठीक है, यू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो सुनो ना मेरी बात, सेक्शन 1 यहां पे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 4 चीजों के बारे में बात करता है। बेसिकली हर एक एक्ट का सेक्शन नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ओके, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 4 चीजों के बारे में बात करता है। शॉर्ट टाइटल, द एक्सटेंट, द कमेंसमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। सो आई थिंक शॉर्ट टाइटल सब लोग जानते हो। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट? What is the title of the act? It is the Companies Act 2013. Okay, so the title of the act is the Companies Act 2013. What is the extent of this particular act? तो applicability का अगर मैं extent की बात करती हूँ, extent मतलब geographical extent. Yes, so now you know few years back हमारे भारत संविधान का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हटाया गया है, जिसकी वजह से नाउ एवरी एक्ट अगर सेंट्रल एक्ट है इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। जो आप बचपन में पढ़ते थे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अब वो कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं रहा है। ये क्या हो गया? नो ब्रेक। मैं आपको 10 मिनट, बस 10 या मैक्सिमम 15 मिनट सिखाने वाली हूं, एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे। नो पिच। सो यस वर्चुअल स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे द लिंक इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द चैट बॉक्स, यू कैन रेफर द चैट बॉक्स एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स। ओके वर्चुअल स्टूडेंट्स, ओके मोस्ट वेलकम। सुनो मेरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट इज द कंपनीज एक्ट 2013। इट्स एक्सटेंट इज द होल ऑफ इंडिया। अच्छा, जब मैं होल ऑफ इंडिया की बात करती हूं ना, इंडिया
यस ऑब्वियसली इट इज इंक्लूसिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो तो सवाल ही नहीं होता है. बट इंडिया में कहां पे एप्लीकेबल होता है? ये आपको सिखा है टैक्स में? ये भी सिखा दिया है. 12 नॉटिकल माइल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24 किलोमीटर्स. तो आपने उल्टा बोल दिया. ठीक है, सुनो ना, यहां पे देख रहे हो क्या आप? हाँ चलो आप ही बोल दो, बोलो कौन बोल रहा है. देखो पहली बात तो ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ऑब्वियसली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो टेरिटोरियल एक्सटेंट अगर हम लैंड की बात करते हैं, इट इज वेरी इजी टू डिफाइन कि इंडिया क्या है और इंडिया क्या नहीं है. ओके, बट व्हाट अबाउट द वाटर बॉडीज, बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर एट 3 साइड्स, है ना. तो अब वाटर में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितनी वाटर बॉडी इंडिया की है और कितनी वाटर बॉडी इंडिया की नहीं है? अरे बोलो ना, आप लोग बोल रहे थे. सो देखो, सुनो मेरी बात, जहां तक पानी का सवाल है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इज 12 nautical miles is considered as a part of India. ओके, तो ये 12 nautical miles में कल जाके अगर कुछ भी से माइन मिलती है या नेचुरल ऑयल मिलता है, will be belonging to India. Okay, so basically when I say that any law or any act is applicable to whole of India, this is the extent up to which it is applicable. But इंडिया में किन किन लोगों को एप्लीकेबल है? इंडिया में एप्लीकेबल है, अग्रीड, इंडिया में ये कानून एप्लीकेबल है. बट इंडिया में ये कानून किन किन लोगों को एप्लीकेबल है ये हमें नहीं पता. सब लोगों को तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल मेरी सोल प्रोप्राइटरीशिप है, क्या मुझे ये कानून एप्लीकेबल होगा? अरे बोलो ना, नहीं. या अगर मेरी एलएलपी है, मेरी पार्टनरशिप है, क्या मुझे ये कानून एप्लीकेबल होगा? तो इंडिया में किन किन लोगों को एप्लीकेबल है, ये एक क्वेश्चन है. देखो शॉर्ट टाइटल हो गया. शॉर्ट टाइटल क्या है इस एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013. एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया. कमेंसमेंट, देखो जब मैं कमेंसमेंट की बात करती हूं, देयर इज नो वन डेट ऑन विच द होल ऑफ द एक्ट गॉट कमेंस्ड. जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंस्ड ऑन विच डे? 1 सितंबर 1872. कुछ याद है या नहीं है? नहीं है याद. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम द 1st of September 1870. बट जहां तक कंपनीज एक्ट की बात है, कंपनीज एक्ट डिड नॉट कमेंस, फुल एक्ट डिड नॉट कमेंस ऑन वन डे. On the 30th, एक मिनट, हाँ, yes, on the 30th of August 2013, only section number 1 came into enforcement. Only section number 1, that is it. 30th August 2013 को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेक्शन जो है वो एनफोर्समेंट में आया. उसके बाद जो था that was 12th September 2013. तब there were approximately 98 sections that came into enforcement. वैसे ही क्या हुआ, अगली तारीख जो थी that was 1st of April 2014, जब approximately 143 sections जो है वो enforcement में आए. So basically कंपनीज एक्ट जो है वो फेज्ड वाइज मैनर में एप्लीकेबल होना शुरू हुआ. तो अगर कोई आपको पूछता है ना कि कंपनीज एक्ट कब से कमेंस हुई है, दे कैन नॉट बी वन सिंगल डे जो आप जवाब में दे सकते हो. जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए एकदम कह सकते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन द 1st of September 1872, वैसा आप कंपनीज एक्ट के लिए नहीं कह सकते हो. फेज्ड वाइज मैनर में कंपनीज एक्ट एनफोर्स हुआ. कौन सा सेक्शन कब एनफोर्स हुआ उसमें हमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आज के दिन पे पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट एनफोर्स हो चुका है. दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस टू नो.
दैट इज इट. ओके, और इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल नहीं पूछने वाली है कि कब से ये कमेंट्स हुई एक्ट. वैसे टाइप के एमसीक्यूज सीपीटी में पूछे जाते थे, अब तो सीपीटी भी चले गया है, तो आईपीसीसी में तो पूछना जाना सवाल ही नहीं उठता. एक लास्ट चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इंडिया में एक्सटेंट आपको पता है इंडिया, बट इंडिया में किन किन लोगों को यह कानून एप्लीकेबल है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए. हां, इंडिया में किन किन लोगों को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहली बात तो every company that is incorporated under this act or under any previous company law, उनको तो कंपनी एप्लीकेबल है. बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन है, कंपनीज एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज. टुडे आई एम गोइंग टू रिमूव दिस मिसकंसेप्शन. पहली बात तो सिर्फ एक ही पॉइंट कहता है दैट कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. सो बेसिकली अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर 2013 एक्ट, क्या मुझे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? अरे है या नहीं? अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द 1956 एक्ट, क्या मुझे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? सो वेदर यू आर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब विच एक्ट? 2013 एक्ट, or under any previous companies act does not make a difference. I will have to follow the Companies Act 2013. Along with that, Companies Act is also applicable to insurance companies. Okay, जैसे कि मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड. मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड को इंश्योरेंस एक्ट या तो इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, वो तो फॉलो करना ही है बिकॉज इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी. वो इंश्योरेंस एक्ट या इरडा तो फॉलो करेगा ही. अलॉन्ग विद दैट इंश्योरेंस कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 भी एप्लीकेबल है. हां, बट अब हो सकता है सेम चीज से रिलेटेड कंपनीज एक्ट में भी कुछ प्रोविजन है और इंश्योरेंस एक्ट में भी कुछ प्रोविजन है. तो कंपनीज एक्ट ही खुद कह देता है अगर देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी मतलब समझता है क्या? हाँ, समथिंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेटिंग टू द सेम थिंग, यू विल फॉलो द स्पेसिफिक एक्ट दैट इज मेड फॉर यू, दैट इज द इंश्योरेंस एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप पूरी की पूरी इंश्योरेंस एक्ट भी फॉलो करो और कंपनीज एक्ट भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. सिर्फ इंश्योरेंस ही क्यों, कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज. एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तो फॉलो करना ही है. अलॉन्ग विद दैट उनको कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना है. बट यस, इफ देयर इज अ प्रोविजन, certain provision which is contradictory, then you will follow the specific act that is made for you, which is the Banking Regulation Act. So basically every company, whether incorporated under this act or under any previous company law, has to follow the Companies Act. Insurance companies will also follow the Companies Act. Banking companies will also follow the Companies Act. Along with that, companies which are engaged in the generation and supply of electricity will also follow the Companies Act 2013. Obviously, they are following the Electricity Act 2003, but they are also following the Companies Act 2013. और कुछ भी अगर contradictory है, they will follow their specific act. Okay? साथ साथ में यह भी कहा गया है कोई भी कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013. स्पेशल एक्ट, इसके एग्जाम्पल बॉडी कॉर्पोरेट्स. यस, वेरी गुड. जैसे कि किसी ने कहा LIC. ओके, LIC इज व्हाट? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन.
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट. हाँ, LIC is incorporated under the LIC Act 1956. LIC is incorporated under the LIC Act 1956. So basically LIC को incorporate करने के लिए पहले हमने LIC Act लाया. LIC Act को पार्लियामेंट में पास करा, आपको पता है ना? हाँ है ना? हमने पहले इसको पास करवाया पार्लियामेंट में, एक्ट बनाया और एक्ट के अंदर फिर इसको पैदा किया, LIC को. समझने की कोशिश करो. सो बेसिकली LIC इज अ एंटिटी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड फॉर इट अंडर द पार्लियामेंट. ओके, सिमिलरली इवन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, is incorporated under the State Bank of India Act 1955. It is not incorporated under, yes, under the Banking Regulation Act. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार. RBI है, ICAI है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी उन डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नाउ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो बेसिकली एन एंटिटी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट which was passed especially for it under the parliament is a body corporate. Okay, और इनको भी हम कह रहे हैं कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. सो SBI को SBI एक्ट तो एप्लीकेबल है, LIC को LIC एक्ट तो एप्लीकेबल है, प्लस हम कह रहे हैं आप कंपनीज एक्ट भी फॉलो करो. मतलब कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है. इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट्स प्लस लास्ट पॉइंट देखो कितना इंपॉर्टेंट है. ऊपर के सारे पॉइंट्स A to E तो एटलीस्ट कंपनीज थे. अगर आप देखोगे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. बट अगर आप लास्ट F वाला पॉइंट देखोगे, F वाला पॉइंट तो कहता है हम तो चाहेंगे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो इवन टू बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ने अपने इस पावर का इस्तेमाल किया है और दो बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई भी किया है, FCI एंड NHAI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. These are not even companies. National Highway Authority of India is an autonomous agency of the Government of India set up in the year 1995 and is responsible for the management of a network of over 50,000 kilometers of national highways. So basically it is an autonomous agency, okay, of the government which is responsible for making national highways in India. इसको भी Companies Act applicable है. It is not even a company. Still it has to follow the Companies Act 2013. What is wrong with you all? Food Corporation of India is a statutory corporation. It's a statutory corporation. It is not even a company. Still it has to follow the Companies Act 2013. Created and run by the Government of India. It is coming under which ministry? Ministry of Consumer Affairs. Food and Public Distribution, Government of India, formed by and enacted by the Food Corporation Act 1964. It has to follow the Companies Act 2013. So basically इस एक्ट में हमने पावर दिया है. किसको पावर दिया है? CG को. CG, हाँ बाबा,
सीजी अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे किसी को भी नोटिफिकेशन के द्वारा कंपनीज एक्ट लगवा दे सकता है। और क्या गवर्नमेंट ने अपने ये पावर का इस्तेमाल किया है? और गवर्नमेंट ने पावर का इस्तेमाल करते हुए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिफिकेशन के परव्यू में इंक्लूड किया है। और अब इन एंटिटीज को भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सो देखो, अब हम कह सकते हैं सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। एक बार सेक्शन नंबर 1 रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको छोड़ती हूं। सबसे पहली बात, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मार खाओगे तुम लोग अभी। हाँ, बताओ मुझे टाइटल क्या है कंपनीज एक्ट का? The Companies Act 2013. What is the extent? Whole of India. आप लोग जानते हो कमेंसमेंट एक दिन पे नहीं हुआ है, फेज वाइज मैनर में हुआ है। सबसे पहला सेक्शन जो हुआ था वो इन्फोर्स हुआ था ऑन द 30th of August 2013. एंड कंपनीज एक्ट इंडिया में किन किन लोगों को एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू एवरी काइंड ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस also applicable to insurance companies, banking companies, companies into the production and supplying of electricity, companies regulated by special acts, and also applicable to entities notified by the central. इस F पॉइंट का एग्जाम्पल दो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा एग्जाम्पल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। So this is all about the applicability of the act. याद रखना, applicability मतलब ये कानून किन किन लोगों को अप्लाई करता है। ओके, कहां पे अप्लाई करता है? होल ऑफ इंडिया में किन किन लोगों को अप्लाई करता है उसी के बारे में बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर, कितने खरा हो आप लोग, 1। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। टुमारो वी आर हैविंग क्लास एट द रेगुलर टाइमिंग। यस, संडे एंजॉय करो।